डेटा हैंडलिंग ऐसा चैप्टर है ना जो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है मार्केट में, कोई सेक्टर नहीं है जहां पे डेटा हैंडलिंग यूज ना हो। कोई सेक्टर नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं जहां पे डेटा हैंडलिंग ना हो। क्योंकि ऑब्वियसली कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अगर हम छोटी कंपनी भी स्टार्ट करते हैं विद 50 एम्प्लॉयज, तो उसमें भी डेटा हैंडलिंग होता है। डेटा मतलब कितनी सारी चीजें होती है। आई गिव यू बेस्ट एग्जांपल जो तुम डेली देखते हो, लाइक स्पोर्ट्स। ओके, तुम्हें पता है ये कितने हमें स्पोर्ट्स में जब लाइव मैच चल रही होती है तो कितनी सारी चीजें आती है जो डेटा हैंडलिंग होती है स्क्रीन पे। सबसे पहले तो ग्राफ, तो तुमको वो ग्राफ दिखता है, जैसे दो टीम का कंपैरिजन दिखता है कि 5th ओवर पे इंडिया ये रन पे थी और अगर इंग्लैंड के साथ हो रहा है तो इंग्लैंड ये रन पे है, स्कोर पे है, टीम का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, बॉलर का विकेट, भाई अभी पिछले 10 मैच में उसने ऐसे विकेट्स लिए और अभी इस मैच में ऐसे विकेट ले रहा है, ग्राफ में दिखता है। दैट इज डेटा हैंडलिंग। सेकंड डेटा हैंडलिंग क्रिकेट में तुमको देखने मिलेगा प्रोबेबिलिटी जो होती है जीतने की। तुमको पता है लास्ट में नीचे ऐसा लिखा हुआ आ जाता है 74% विनिंग इसका चांस है इंडिया का, बाकी का रिमेनिंग इसका चांस है इंग्लैंड या कोई भी दूसरी टीम। 80-20 जो चेंज होता रहता है, दैट इज ऑल्सो डेटा हैंडलिंग। ठीक है, फिर कभी कभी तुमने देखा होगा कि तुमको रिकॉर्ड्स बताए जाते हैं, अगर किसी ने कोई रिकॉर्ड ब्रेक किया उस मैच में तो वो स्क्रीन पे आ जाता है कि विराट कोहली के 10,000 रन पूरे हुए, इसकी इतनी विकेट्स पूरी हुई, इसने इसका रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो ये सब भी कहां से आया? डेटा हैंडलिंग। तो हर एक स्टेप पे स्पोर्ट्स में डेटा एनालिटिक्स जो होते हैं ना, डेटा एनालिटिक्स सुना होगा कभी, तो इनके लिए सिर्फ यही सब काम करते हैं। हर प्लेयर कितने रन बना रहा है, अभी तक के 10 साल के मैच में कितने रन बनाए, कैसा परफॉर्मेंस किया, वो सब देखते हैं। ठीक है, किसी ने अगर वो मूवी देखी हो ना, चक दे इंडिया मूवी देखी हो, तो उसमें भी पता है दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया की जब मैच होती है हॉकी की, तो उसमें पता है प्रिंट आउट लेके निकाल के बताते हैं कि कौन सा प्लेयर काम इसमें बताते हैं। हाँ, वो क्या बताते हैं? पोजीशन, कि लास्ट मैच में ये लोग इस पोजीशन पे थे, ऐसे खेल रहे थे, अब इस पोजीशन पे। दैट इज आल्सो डेटा हैंडलिंग। मैम मतलब लास्ट मैच में वो लास्ट 5th पोजीशन पे थे और अभी 4th पे है। हाँ, नहीं, हर प्लेयर की पोजीशन क्या थी ऐसा, हर प्लेयर की पोजीशन देख के। सो दीज ऑल थिंग्स कम्स इन डेटा हैंडलिंग। बहुत इम्पोर्टेंट, डेटा एनालिटिक्स जो होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है स्पोर्ट्स में तो डेटा एनालिटिक्स की, जो उनके साथ ही चलती है, जो हमको नहीं पता होता, वो तो सिर्फ स्क्रीन पे हमको डेटा दिखता है, तो वो अपने आप नहीं आ जाता डेटा, उसके पीछे बहुत वर्कआउट करते हैं वो। ओके, सो दैट इज डेटा हैंडलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। अब डेटा हैंडलिंग में सबसे पहली चीज आती है ग्राफ। So there are 3 types of graph which we are going to see. और तुमने तीनों ही ग्राफ देखे ही होंगे, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम and pie chart. Okay, so these are the types of graph. अब हम देखेंगे ये सब ग्राफ कब यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो बार ग्राफ मतलब क्या होता है? एट द नेम सजेस्ट, वो बार के जैसा ही होता है, चॉकलेट होती है ना उस टाइप का एक एक बार ऐसे, और इनके बीच में, हर एक बार के बीच में गैप होता है, गैप, और ये गैप इक्वल होता है, सेम गैप ही होता है। ठीक है, ये हुआ बार ग्राफ। अब दूसरा आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो होता है उसके बीच में कोई गैप नहीं होता है, ऐसे कनेक्टेड होता है। दिस इज हिस्टोग्राम, इसे हिस्टोग्राम कहते हैं। ओके, एंड पाई चार्ट, एज द नेम सजेस्ट, पाई के जैसा होता है, मतलब सर्कल। और पाई मतलब तुम केक समझ लो,
तो केक में तुमने देखा होगा कैसी स्लाइसेस होती है, पिज्जा में कैसी स्लाइस होती है ना, उस टाइप से इसमें भी सेक्टर्स हो जाते हैं, ऐसे पाई चार्ट होता है। ओके मैम पाई चार्ट में ऐसा ना होता है ना, जो सबसे बड़ा मतलब हो, समर जैसे समर 60 डिग्री है तो वो बड़े से कॉलम में लिखा जाता है। हाँ वो बनाया जाता है ना, वो उसको बनाते हैं वो बड़ा ही दिखेगा, अगर उसका बड़ा उसका ज्यादा एंगल है तो वो बड़ा ही दिखने आता है सेक्टर उसका। हाँ ओके मैम स्कूल में खत्म हो गया ना इसीलिए। तो अब देखो सबने तीनों के तीनों ग्राफ कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे। टीवी ले लो, न्यूज ले लो, न्यूज पे भी बहुत दिखता है, न्यूज भी पूरा का पूरा डेटा हैंडलिंग पे डिपेंड होता है। ठीक है, वोट्स जब होते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं और वोट्स होते हैं, पूरा काम डेटा हैंडलिंग का ही होता है, डेटा एनालिटिक्स का ही होता है पूरा काम। ओके तो तुमने कहीं ना कहीं पे तो ये तीनों ग्राफ देखे ही होंगे, बार ग्राफ भी देखा होगा, हिस्टोग्राम भी देखा होगा, पाई चार्ट भी देखा होगा। इसके अलावा एक और ग्राफ होता है वो भी देखा होगा, लाइन ग्राफ, वो तो तुमने स्पोर्ट्स में देखा ही होगा, जिसमें पता है ऐसे ऐसे लाइन होती है। मैम हाँ मैम वो स्कोर बताते हैं ना, उसमें आता है ब्लू और रेड। बॉलर के लिए फिर दूसरी भी लाइन होती है वो यू यू मैम जो कलर की टीम होती है ना उस कलर का बताता है ऐसे। ठीक है, तो ये भी एक ग्राफ, तो ये सब सबने कहीं ना कहीं एनकाउंटर किया होगा, इसको लाइन ग्राफ कहते हैं। ओके नाउ हम देखेंगे कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ यूज कब किए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं तुमको है ना दो कंडीशन देती हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि वो दोनों कंडीशन से आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे बनता है बार ग्राफ। ओके सपोज फॉर एग्जांपल एसपीजीटी में पूरे जितने भी स्टूडेंट्स है 500 600 जो स्टूडेंट्स है उनका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, सब ब्रांच का। ठीक है, सब ब्रांच का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, मेरे को डेटा चाहिए मैथ्स का, मैथ्स के मार्क्स का डेटा चाहिए। मैंने जो एग्जाम दी थी दैट वाज 50 मार्क्स की एग्जाम, और मुझे डेटा चाहिए कि किसने कितना स्कोर किया है, कितने रेंज पे। तो सपोज इफ आई टेक 0 से 10 सबका ऑल स्टैंडर्ड्स का डेटा है, ठीक है। कि 0 से 10 मार्क्स के अंदर आने वाले कितने स्टूडेंट हैं जिनके 0 से 10 मार्क्स आए हैं, तो भी जैसे कि कर लो 133 स्टूडेंट्स जिनके 0 से 10 मार्क्स आए हैं। 10 से 20 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो सपोज 20 से लाने वाले 75 बच्चे, 20 से 30 लाने वाले कितने हैं, तो हो गया वो 225। ठीक है, 30 से 40 लाने वाले कितने हैं, 30 से 40 लाने वाले 120 हो गए। ओके जस्ट फॉर एग्जांपल जितना ऐसे रैंडम नंबर्स लिखे, और 40 से 50 लाने वाले कितने हैं, तो 40 से 50 लाने वाले 53 बच्चे हैं। तो ये मेरा डेटा कलेक्ट हुआ, मैंने ये देखा कि 0 से 10 मार्क्स लाने वाले कितने। अब ये डेटा से मेरे को एक चीज पता चली कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में आए हैं मैक्सिमम, और सबसे कम मार्क्स लाने वाले बच्चे जो है वो 40 से 50 के रेंज में है। ओके ये पता चला। अब ये हुआ एक कंडीशन, अब मैं देती हूँ तुम्हें दूसरा कंडीशन। स्टैंडर्ड 5 में फिफ्थ स्टैंडर्ड में 12 बच्चे, 6th स्टैंडर्ड में 35 बच्चे, 7th स्टैंडर्ड में 57 बच्चे, 8th स्टैंडर्ड में
84 बच्चे। 9th स्टैंडर्ड में मैम 48। 125 बच्चे और 10th स्टैंडर्ड में 250 बच्चे। ये मैंने ऐसा तुमको डेटा दे दिया। ये दो कंडीशन चल जाएंगे। ये पहली कंडीशन ये तो मार्क्स की थी कि भाई इतने इतने मार्क्स वाले कितने बच्चे, और ये मेरे को ये पता करना है कि हर स्टैंडर्ड में बच्चे कितने हैं। 5th स्टैंडर्ड में इतने, 6th में इतने, 7th में इतने, 8th में, 9th में, 10th में इतने। ठीक है, तो किस में हिस्टोग्राम बनेगा, किस में बार ग्राफ बनेगा। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसी रेंज आती है नंबर्स की ऐसी रेंज आती है, इट इज ऑलवेज हिस्टोग्राम। इसमें हिस्टोग्राम ही बनेगा जब इसमें ऐसे नंबर्स की रेंज होती है। तुम्हें 133 स्टूडेंट्स है बट उनके मार्क्स नहीं पता तुम्हें क्या है, बस इतना ही पता है कि 0 से 10 है। हो सकता है सबके सब बच्चों के 9 मार्क्स हो या 5 मार्क हो, किसके कितने मार्क्स है वो मेरे को नहीं पता, रेंज पता है 0 से 10 मार्क्स लाने वाले इतने बच्चे हैं। हो सकता है सबके सब 0, वो भी हो सकता है, आई डोंट नो कितने, बट रेंज पता है। तो जब भी तुम्हें ऐसा रेंज वाली चीजें होती है तो दैट इज ऑलवेज एन हिस्टोग्राम। और ये क्या है, ये फिक्स्ड है, रेंज नहीं है। 5th स्टैंडर्ड में 12 बच्चे ही है 5th में, ठीक है। 6th स्टैंडर्ड में ऐसा सेम सेक्शन में भी बन सकता है, क्योंकि काफी सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे सेक्शंस होते हैं कि 8A 8B 8C 8D, इतने सारे। तो A सेक्शन में कितने हैं, B सेक्शन में कितने हैं, C सेक्शन में कितने हैं, उसमें भी बार ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये रेंज नहीं है, दिस इज नॉट रेंज। रेंज मतलब समझ में आ रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसा नहीं है फिक्स। 5th में इतने, 6th में इतने, 7th में इतने, नो रेंज। ओके, so this is called, this in this you will make bar graph। इसमें हम बनाएंगे बार ग्राफ। क्लियर सबको? यस मैम। किस पे बनता है और बार ग्राफ किस पे बनता है? यस मैम। यस मैम। 5.1 ओपन करो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ सबको। रीड फर्स्ट क्वेश्चन 5.1 का सेम क्वेश्चन। तुम्हें बताना है किस में हिस्टोग्राम बन रहा है और किस में बार ग्राफ। मैम मैं बताऊं? फर्स्ट मैम वो the number of letters for different areas in postman bag। मेरे को मैम इसके बार लिए ग्राफ बनेगा। हाँ, एक पोस्टमैन के बैग में लेटर्स है, लेटर चिट्ठियां, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया। हम जैसे नारायणपुरा में है तो मैं नारायणपुरा के इतने, नवरंगपुरा के इतने, गुरुकुल का इतना, बोपल के इतने, गुमा के इतने, हल्देश के इतने, ऐसे एरिया वाइज। तो इसमें क्या बनेगा बताओ, बार ग्राफ बनेगा या हिस्टोग्राम बनेगा? मैम बार ग्राफ। बार ग्राफ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 3 बच्चों ने हैंड रेस भी किया, बाकी को हैंड रेस करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही बोल देंगे। ओके गुड, चलो बार ग्राफ करेक्ट। सेकेंड, द हाइट ऑफ competitors in an athletic meet। Yes, Vanisha? Yes, ma'am. Histograph. Why? बोलो बेटा, एक्सप्लेन भी करना है, खाली आंसर नहीं बोलना। मैंने एक्सप्लेन किया ना जैसे फर्स्ट में कैसे बार ग्राफ क्यों बना, ऐसा तुम भी बताओ। इसमें बार ग्राफ नहीं बनेगा। हाइट ऑफ कंपिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। Yes, ma'am. Because we have to show height competitors. That's why it is histogram. We have to show height Madhavan,
मैम क्योंकि मैम ये हिस्टोग्राम में, क्योंकि मैम इसमें वो दिया नहीं है कि फिर यही आएगा दे दिया हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर इज इन एटलांटिक मीन। तो कैसे होगा, मतलब कैसा कैसा होगा तुम बताओ मुझे। मैम मतलब वो उसमें मतलब क्या बताओ एग्जैक्ट नहीं चला, तुमको क्यों लग रहा है हिस्टोग्राम में वो? क्योंकि उसमें वो दिया नहीं है कि फिर यही आएगा 1 to 10 है सपोज, उसमें 5 ही आएगा। हाइट, हिस्टोग्राम तो राइट बोला तुम लोगों ने आंसर, और कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हाइट ऑफ द कंपटीटर, हाइट जो होती है सपोज सेंटीमीटर में लेते हैं हम हाइट हर किसी की, तो जैसे कि 120 से 125 सेंटीमीटर में कितने एथलीट्स हैं जिनकी हाइट है, 125 से 130 में कितने हैं, 130 से हम इसकी रेंज बना सकते हैं, हम इसका रेंज बना सकते हैं, इसीलिए ये हिस्टोग्राम है। रेंज बना सकते हैं, ऐसे क्लास बना सकते हैं हम इनको ऐसे क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसीलिए मैम इसे क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं ना। इसके पहले जो था बेटा, मैंने बोला हैंड रेस करो, इसके पहले जो था लेटर वाला, उसमें तुम ऐसे क्लास नहीं बना सकते थे कि थलतेज एरिया से लेके इधर तक, देयर इज नो नंबर्स इन दैट, कोई नंबर्स ही नहीं है, कोई रेंज ही नहीं बन रहा, इसीलिए उसमें बार ग्राफ था, इसमें तुम क्लास बना सकते हो, इसीलिए दिस विल बी हिस्टोग्राम। थर्ड, the number of cassettes produced by 5 companies, number of cassettes produced by 5 companies, only 2 students, 3 19 students में से only 3 students, And the number of cassettes produced by 5 companies, बोलो H3। Ma'am, bar graph. Ma'am, as the companies are separate. Yes, कंपनी A, कंपनी B, कंपनी C, कंपनी D, कंपनी E, कोई भी कंपनी का नाम ले लो XYZ, ओके। तो जैसे कंपनी A इतनी कैसे, कंपनी B इतनी है, कंपनी C, कंपनी D एंड E, तो इसीलिए दिस विल बी बार ग्राफ, क्योंकि इसमें कोई क्लास नहीं बनेगा। The number of passengers boarding train from 7 a.m. to 7 p.m. at the station, 7 a.m. to 7 p.m. Maitri, yes, ma'am, histograph. Because we can make the range of time that from 7 a.m. to 7 p.m. how many passengers go, and from 7 p.m. to 8 how many passengers will go. We can make the range. so what range you will make? Like 7 a.m. to 7 p.m. we can make 125 passengers. Then 7 a.m. to 7 p.m. तो बेटा बोला ही है, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे, तुमने सीधा वही ले लिया, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे, तो खाली एक ही बात बनेगा, क्लास क्या लोगे तुम? मुझे देखना है कि सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कितने पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं ट्रेन, तो कैसे मैं डेटा बनाऊं उसका? How I can make that data? Yes, Devansh. Ma'am, by 7 a.m. to 8 a.m. 120 people. 8 a.m. to 8 p.m. Sorry, ma'am. 8 p.m. 7 p.m. to 8 p.m. 120 people have बेटा सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक का है, क्या रेंज बनाओगे? तुम पीएम बोल रहे हो, एएम से पीएम तो मतलब फिर हो गया ना, खत्म हो गया। सुबह 7 बजे से तुम एक फर्स्ट रेंज ही तुम ऐसी बना रहे हो क्लास, सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक, खत्म हो गया। 7 a.m. to 8 a.m. 7 to 8 a.m. मतलब एक घंटे का गैप, 1 आवर, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12,
फिर 12 से 1, 1 से 2, इतने पैसे हैं। जरूरी नहीं हम 1 घंटे का ही बनाए, हम 2 घंटे का भी बना सकते हैं कि सुबह 7 बजे से 9 बजे में कितने, 9 से 11 में कितने, 11 से 1 में कितने। ठीक है, तो उससे हमें रात के 8 बजे तक या 7 बजे तक तो हमें पता चलेगा कि सबसे ज्यादा रश जो है वो कौन से आवर्स में था। कि भाई सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सबसे ज्यादा रश रहता है, फिर दिन में कम रहता है और फिर शाम को 5 बजे से 7 बजे तक फिर से ज्यादा रश रहता है। ओके, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, उसके कंपैरिजन में हमको दिखेगा। जैसे मैंने अगर 2 घंटे का लिया, सुबह 7 बजे का, फिर 9 बजे का, 11 बजे का, 1, 3, 5, 7, 2 घंटे का लिया, तो आई कैन सी कि सुबह 7 बजे से 9 बजे में इतना आया, 9 से 11 में कम हो गया, फिर 11 से 1 में कम रहा, 1 से 3 में कम रहा, 3 से 5 में और भी कम हो गया और 5 से 7 में फिर बढ़ गया। तो इससे क्या मुझे पता चल रहा है कि 7 से 11 तक पैसेंजर्स रहते हैं, फिर कुछ नहीं होता, खाली होता है, ज्यादा पैसेंजर्स होते ही नहीं है, और फिर 5 बजे से 7 बजे तक फिर से मैक्सिमम पैसेंजर्स होते हैं ट्रेन में। अंडरस्टूड? तो ये बायोग्राफ हुआ ना, बायोग्राफ। ये हिस्टोग्राम हुआ बेटा, इसका हिस्टोग्राम बना। बार ग्राफ में बीच में गैप्स होते हैं, ये हिस्टोग्राम है। नो, हमें ऐसे लिखना कैसे है नोटबुक में? बस कुछ नहीं लिखना, तुमको लिख देना हिस्टोग्राम है कि बार ग्राफ है। ओके मैम। Question number 2. The shoppers who come to the departmental store are marked as man, woman, boy or girl. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. ठीक है, 4 टाइप के कस्टमर्स हैं, वुमेन, मैन, बॉय एंड गर्ल। सबको टैली मार्क्स पता है क्या होता है? टैली मार्क्स पता है कि नहीं पता है? मैम पता है। मैम पता है। यस ऐसे डंडी बनाते 1 2 3 4 ऐसे। अब देखो इसको तुम्हें टेबल बनाना है, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कैसे बनाना है देखो, लुक एवरीबॉडी हियर, हैंड्स डाउन एंड लुक हियर। ओके, सबसे पहले ना बेटा तुम्हें इसमें 1 बाय 1 ही जाना है। तुम्हें ऐसे नहीं ढूंढना है कि W कितने हैं, डोंट काउंट दैट, यू हैव टू गो 1 बाय 1। ओके, जैसे सबसे पहले है W, तो W पहले 1, तो W में तुम कर दोगे 1 ऐसे। फिर दूसरी वैल्यू वो भी W है, फिर से 1, तीसरा वो भी W है, फिर से 1, फिर G है तो G में एक वैल्यू है, G के बाद B है, फिर B के बाद वापस से W में 2, तो ये 4 और ये 5, हर 5 के मल्टीपल पे क्रॉस करना है। ठीक है, फिर M आया तो M पे 1, फिर 2 G आ गए तो 2 G पे, फिर 2 M आए 2 M पे। ठीक है, लाइकवाइज मूव करते जाओ एक एक ताकि एक भी मिस नहीं होगा। करो एवरीबॉडी। मैम मेरा बायोग्राफ भी हो। चलो पहले बताओ W की वैल्यू क्या आ रही है टेबल में सबकी? 28। 28। M की कितनी आ रही है? 15। B की 5 G और 12। 28 5 5 और 12। मैम टोटल 60 क्या आ रहा है। बनाना है? मैम बायोग्राफ आल्सो डन। मैं बता रही हूँ बेटा। पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना दोगे, यहाँ से नीचे से एक ही लाइन छोड़ना,
इधर से भी एक ही लाइन छोड़नी। सब लोग पहले देख लो, देन आई विल गिव यू टाइम। हैंड्स डाउन कर दो, आई विल गिव यू टाइम। हैंड्स डाउन करो और इधर देखो कैसे बनाना है बार ग्राफ। सबसे पहले देखो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है 5 और सबसे बड़ा नंबर है 28, मतलब 28 तक नंबर आने चाहिए y एक्सिस पे, ठीक है। सो हम ले लेंगे 2 का क्या है, जैसे 1 बॉक्स के बाद 2, सेकंड बॉक्स के बाद 4, थर्ड बॉक्स के बाद 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30 तक, ठीक है। 2 का गैप लिया। हाँ दे बोलो। मैम हम 5 का भी ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते हो, बट बड़ा छोटा हो जाएगा। ग्राफ हमेशा छोटा नहीं बड़ा होना चाहिए। ऐसा मैम नहीं, मेरा 5 से ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि ये इतना पेज है और हमारा ग्राफ जो बन रहा है वो इतने में खत्म हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैम मैंने 5 सेंटीमीटर का ही लिया है, तो फिर मैंने इतना भी बन रहा है। 5 वाला लिया है। नहीं, बड़ा बनाना है ग्राफ, इसलिए 2 का लिया ताकि बड़ा, क्योंकि हो जाएगा 28 तक नंबर आ जाएंगे तो हम बड़ा ही बनाएंगे। अब तुम्हें सबसे पहले 28 प्लॉट करना है, तो यहाँ से 1 बॉक्स छोड़ के 28, फिर 1 वापस से 1 बॉक्स छोड़ के 15 तक जाएंगे, तो 14 और 16 के बीच में आ जाएगा 15, फिर 5, 4 और 6 के बीच में आ गया 5। देखो सब में मैंने 1 बॉक्स छोड़ दिया है, गैप, ये गैप है। और फिर 12 बनाओ चलो, और जिसका बन रहा है मैम उसको ट्रेस करना है। मैम 5 सेंटीमीटर का अभी बना दिया तो चलेगा? बेटा छोटा छोटा नहीं चलेगा, बड़ा चाहिए। मेरे पास अभी ग्राफ पेपर नहीं है मैम, तो मैं नोटबुक में बना दो। मैम Okay, H3 correct, Maitri correct, Vedant correct, Aditya correct। 2 बॉक्स छोड़े ना बेटा, ठीक है करेक्ट। व्योम बेटा बीच में इक्वल गैप होना चाहिए, नहीं है इक्वल गैप। व्योम ओके मैम। Zeal correct, निजेश क्या दिखा रहे हो बेटा मेरे को, कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हो? ओके करेक्ट, मालती करेक्ट, ओके बेटा डन। अब देखो सबको किसका देखते हैं? आपको मेरा ही है? अब बेटा तुम्हें यहाँ पे ऊपर नंबर्स लिखने हैं, 28, 15, 5, 12 ऐसा नंबर्स लिखोगे। फिर नीचे एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे, ये क्या था इधर देखो क्वेश्चन में दिया था, ये WNG ये सब क्या है? Kinds of shopkeepers. हाँ, the shoppers who come in departmental store, तो ये types of shoppers, women man ये सब वो लिखोगे। ये लिखोगे number of shoppers, number of shoppers, ये लिखोगे। यहाँ पे लिखोगे ये क्या था, W का था, M का था, ये बॉय, ये G, वो भी लिखोगे नीचे।
ये सारा डेकोरेशन करना नहीं तो 1 मार्क कट जाएगा। और अब लिखेंगे स्केल, लास्ट में लिखेंगे स्केल। स्केल यानी कि हमने ये कितना गैप लिया है, हमने 2 का गैप लिया है, तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 शॉपर या 2 पीपल, तो शॉपर भी लिख सकते हो, पीपल भी लिख सकते हो, दोनों। हमने 2 लोग लिए एक बॉक्स में, यहाँ पे 2 पीपल, 4, 6 पीपल, 8, 10 पीपल, 12, ओके, तो वो स्केल। मैम कैन आई शो? 1 मिनट बेटा रुक जाओ। हाँ बेटा दिखा दो। यस मैम। मैम कैन यू सी माय? हाँ बेटा देख लिया, Can you see my- हाँ भी देख लिया, देवांश भी देख लिया, ओके। मैम मेरा देखा? हाँ देखा देख लिया बेटा, सबका देखा। तो मेरा राइट है? हाँ 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है, और WMBG लिखो नीचे माधवन, ओके मैम। ठीक है, ओके बेटा, चलो डन डन। अब होमवर्क में निकालो पेज नंबर 75, नहीं 75 नहीं, पेज नंबर 71 टेक्स्ट बुक का। फर्स्ट वाला जो ग्राफ है, फर्स्ट वाला वो बार ग्राफ से बनाओगे, उसमें नीचे आएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, मंथ। मैम वो लाइंस। हाँ, और यहाँ पे देखो सबसे छोटा 1000 है, सबसे बड़ा 2500 है, तो तुम्हें 500 नहीं 100 का गैप लोगे, 2200 आएगा, 200 का गैप ले लो। ऐसा समझ के चलना है बेटा, 20 बॉक्स तो होते ही है ऊपर, 20 बॉक्स तो होते ही है, ठीक है, तो हाँ 15 बॉक्स 200 का ले लो, 200, 400, 600, 800, 1000, फिर वापस से 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, फिर 2200, 2400, 2600, ठीक है, 200 का गैप लेना।